Hello everyone, Namaste. It's Dr. Shruti Mathur. I am past life regression therapist and energy healer. फ्रेंड्स, मुझे पता है आप सभी लोगों को PLR केस स्टडी सुनना बहुत अच्छा लगता है और इसलिए आज मैं आप लोगों को बहुत ही अपनी एक यूनिक केस स्टडी के बारे में बताऊंगी, जिसको करते हुए, इस रिग्रेशन को करते हुए मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे और ये बहुत यूनिक था। और मुझे पहली बार इस बात का एहसास हुआ कि कितनी ऑथेंटिक है ये रिग्रेशन थेरेपी। ये जो मैंने रिग्रेशन है ये ऑडियो कॉल से किया था। तो ये जो पर्सन है कुवैत में रहते हैं और इनके साथ इनकी पूरी फैमिली है। तो वहाँ पर क्या हुआ कि इन्हें बिज़नेस में बहुत बड़ा लॉस हो गया और इस लॉस की वजह से वो बहुत ज़्यादा, जो कहते हैं ना, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा टूट गए, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। और इस सिचुएशन में वो अपने फ़ादर की तरफ देख रहे थे कि उनके फ़ादर उन्हें कुछ हेल्प करेंगे। लेकिन उन्होंने बताया कि मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गया, मेरे फ़ादर ने मेरी हेल्प करने की जगह वो मुझे कुवैत में वहीं छोड़ कर के, अपनी फैमिली, जो उनकी फैमिली थी, वो वहीं पर उनको छोड़ कर के वो वापस इंडिया आ गए। यहाँ इंडिया में उनके जो फादर हैं, उनके भाई की पूरी फैमिली रहती है, तो वो उस फैमिली के पास आ गए यहाँ पर और इनको कहा कि तुम अपने आप देखो कि तुम्हें कैसे करना है, क्या करना है। तो उन्होंने कहा मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हूँ और ये हर्ट ऐसा नहीं है कि कुछ अभी से हो। मैं बचपन से हमेशा अपने फादर ने जो भी उनके साथ रिलेशनशिप रही है, हमेशा बहुत ही हर्ट फील करा है। तो फादर के लिए बहुत ज़्यादा मन में हर्ट है और इस बात का तो उन्होंने कहा मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है कि उस टाइम में उन्होंने मुझे छोड़ दिया जिस वक्त मुझे उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। तो जब उन्होंने मुझे वाली बात बताई तो मुझे हैरानी तो खैर नहीं हुई, क्योंकि मैं इतने सारे रिग्रेशन करती हूँ तो बहुत सारी चीज़ें देखती हूँ, लेकिन एक क्यूरियोसिटी ज़रूर हुई कि आखिर ऐसा उन्होंने किया क्यों, मतलब क्या इनका कार्मिक अकाउंट हो सकता है अपने फादर के साथ। जब मैंने उनको पूछा कि आखिर ऐसा किस वजह से हुआ, आखिर इंडिया में वो क्या करने गए, कहाँ रहते हैं और किस तरह से मतलब कौन है जो उनके साथ रहेगा, तब उन्होंने बताया कि इंडिया में उनके चाचा की फैमिली रहती है और जब उनके चाचा की डेथ हुई थी तो उन्होंने अपने बड़े भाई को, यानी इनके फादर को, ये बोला था कि मेरे डेथ के बाद मेरे बच्चों की देखभाल की ज़िम्मेदारी तुम्हारी है और इनका तुम्हें ही देखना है। तो पर ये बोलते बोलते भी उनका गला भराया और उनके मतलब आवाज़ से ही पता चल रहा था कि वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं। उन्होंने कहा मैम ठीक है, मैंने ये नहीं कहा कि आप उनकी देखभाल मत करिए, लेकिन मैं तो उनका अपना सगा बेटा हूँ और इस हालत में, जब इतनी ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही है, इस हालत में वो मुझे छोड़कर वहाँ चले गए और वो उन्हीं लोगों के ऊपर सारा खर्चा करते हैं, उन्हीं के लिए सब कुछ करते हैं। तो ये फिर मुझे भी सुनकर थोड़ा बुरा लगा कि हाँ ठीक है, मतलब सबके लिए करना चाहिए पर पहले तो अपने ही बच्चे हैं, उनको भी देखना चाहिए। तो उन्होंने कहा मैम आई एम वेरी सैड, आई एम वेरी डिप्रेस्ड, और मुझे बहुत ज़्यादा, उन्होंने कहा कि मैम मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो मेरे साथ ऐसे क्यों करते हैं और आज से ही नहीं करते हैं, बचपन से इस तरह की चीज़ें करते हैं वो। तो आई एम वेरी सैड, आई एम वेरी डिप्रेस्ड। अच्छा, होता क्या है कि इतने सारे रिग्रेशन करते हुए कई बार जब भी मैं किसी का रिग्रेशन कर रही होती हूँ तो अनजाने में जो पहले के रिग्रेशन करे हुए हैं उनसे कनेक्शन बनने लग जाता है। मुझे लगता है कि शायद हो सकता है कि उसके केस में ऐसा हुआ था तो शायद इनकी केस में भी ऐसा हुआ होगा। तो मुझे लगा हो सकता है इन्होंने अपनी पास्ट लाइफ में हो सकता है इनका नुकसान किया होगा, इस वजह से वो इनको इस जीवन में पैसे नहीं दे रहे हैं, कुछ इन्होंने उनका पैसा लिया होगा, मतलब ऐसे चलता है कई बार माइंड में। पर मैं हमेशा सरप्राइज़ होती हूँ, मैं पहले से कितना भी कुछ सोच लूँ कि शायद ऐसा हुआ होगा, स्टोरी बिल्कुल डिफरेंट और कुछ हटकर और यूनिक ही निकल कर आती है। तो जैसे इनका रिग्रेशन स्टार्ट हुआ तो रिग्रेशन में जो पहला सीन आया था उसमें उन्होंने अपने पूरे पैर जो है बिल्कुल ऐसे देखा, फटी हुई एड़ियाँ हैं और एक रेगिस्तान में खड़े हुए हैं, बिल्कुल जो कहते हैं एकदम गरीब सा इंसान, सर पे पगड़ी बांधी हुई थी, बिल्कुल थका हुआ इंसान और एकदम बहुत दुखी। तो उसके बाद जब मैंने उनको बोला कि अब आप आगे बढ़ो, अपने घर की तरफ जाओ, तो ऐसा बोलते ही उनका सीन सारे चेंज हो गए। तो ऐसा कई बार होता है कि जैसे हमने बोला कि मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट सीन, तो अक्सर लोग दूसरे सीन में दूसरी लाइफ टाइम के सीन्स खुल जाते हैं। तो कुछ ऐसे ही इनके केस में हुआ। जैसे ही मैंने उनको बोला मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट सीन, तो वो एक बिल्कुल अलग ही तरह का सीन खुला जहाँ पे वो खुद को देख ही नहीं पा रहे थे। तो मैंने उनको बोला कि देखिए आप कहाँ पर हैं, अपने पैरों को देखो, अपने शरीर को देखो। तो ही सेड कि मैम मैं तो कुछ भी नहीं देख पा रहा हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं हवा में तैर रहा हूँ। और उनकी आवाज़ में एक अजीब तरह का डर आ गया। तो मैंने कहा कि क्या हुआ है, देखो अपने आसपास।
तो उन्होंने डिस्क्राइब किया कि मैम यहाँ पर लाशें ही लाशें पड़ी हुई हैं, खून ही खून है। तो ये मैं ऑडियो कॉल पे सेशन ले रही थी, तो जैसे उन्होंने बोला तो जैसे यूजुअली क्या होता है, हम ऑडियो कॉल पे जैसे मैं सेशन ले रही हूँ तो मैं भी थोड़ा रिलैक्स ऐसे बैठ कर के आराम से लेती हूँ। और जैसे ही उन्होंने बोला कि मैम यहाँ पर ऐसे है, तो मैं भी एकदम अलर्ट हो गई और एकदम स्ट्रेट होकर बैठ गई। और मुझे भी वॉइस, इतने सारे ऑडियो कॉल सेशन करते हुए वॉइस पर मुझे इतना अच्छे से कमांड आ गई है कि किसी की आवाज़ को सुन करके मुझे उसके सारे इमोशंस पता चलते हैं कि क्या इसको फील हो रहा है, कैसे उसको टैकल करना है। तो ये सीन बड़ा अनयूजुअल था, क्योंकि कहाँ तो रेगिस्तान में खड़ा हुआ एक आदमी और कहाँ ये एकदम से नेक्स्ट बोलने लगे कि मैं फ़्लोट कर रहा हूँ और नीचे लाशी लाशी बिछी है, नीचे खून ही खून हो रहा है। तो यहाँ से मैंने उस सीन में उनको बोला आप यहाँ से, क्योंकि वो अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे, अपनी बॉडी को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे। और मैंने कहा कि आप यहाँ से पीछे जाइए, एक ऐसे सीन में जाइए जहाँ पर आप अपने शरीर में थे। तो क्योंकि जब उन्होंने बोला कि मैं फ़्लोट कर रहा हूँ तो इतना तो समझ में आ गया था कि ये वो सीन है जहाँ पर वो शरीर छोड़ चुके हैं। तो मैंने कहा पीछे जाइए। कई बार क्या होता है, किसी का सीधे डायरेक्ट डेथ सीन ही खुलता है, बहुत सारे रिग्रेशन में स्टार्टिंग कई बार डेथ सीन से ही हो जाती है। तो इसलिए मैंने उनको थोड़ा सा पीछे रिवाइंड करने के लिए उनको बोला कि आप पीछे की तरफ जाओ जहाँ पर आप अपनी बॉडी के अंदर थे। तो जब वो पीछे उस सीन में गए तो उन्होंने अपने आप को एक सरदार जी के गेटअप में देखा। तो वो सरदार जी नीचे पूरे खून से लथपथ और नीचे ज़मीन पे लेटे हुए थे और उनके आसपास और भी बहुत सारी लाशें थी। फिर उन्होंने कहा कि एक ब्रिटिश है, एक पुलिसमैन है जो दनादन सबके ऊपर गोलियां चलाए जा रहे हैं, बहुत सारे हैं ऐसे, गोलियां चारों तरफ से आ रही हैं और उसी से सब लोग मर रहे हैं और वही गोली मुझे भी लगी है। वो एक्चुअली इतना क्लैरिटी से सब कुछ बता रहे थे। जब कोई बहुत क्लैरिटी से सब कुछ बताता है तो उसी से पता चल जाता है कि इस पर्सन की ट्रांस स्टेट बहुत अच्छी है, बहुत ईज़िली गहराई में चले जाते हैं ऐसे लोग और बहुत अच्छे से सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ये करेक्ट देते हैं। तो फिर मैंने उनको पूछा कि अच्छा बताइए कौन सी जगह है, क्या आप इस जगह का नाम बता सकते हैं, ये जगह क्या है। तो उस वक्त उन्होंने अटक अटक के धीरे धीरे रीड करना शुरू करा। मतलब ऐसा नहीं कि उन्होंने एक झटके से नाम बोल दिया हो, ऐसा नहीं, वो रीड कर रहे थे उस नाम को। तो जब उन्होंने और वो रीड कहाँ कर रहे थे, अपने माइंड में रीड कर रहे थे, ठीक है। कई बार वो जो नाम है बिल्कुल माइंड में आता है, एक एक वर्ड क्लियर होकर सामने आता है। और उन्होंने वो रीड करा और उन्होंने बोला मैम जलियांवाला बाग। तो जैसे उन्होंने बोला जलियांवाला बाग, तो ये मेरे लिए एकदम से शॉकिंग था। मैं एकदम स्पीचलेस हो गई, कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन दूँ। क्योंकि कई बार जब ऐसे कुछ सीन खुल जाते हैं जो हिस्टोरिकल होते हैं या बहुत ही सिग्निफिकेंट हिस्ट्री के ऐसे सीन होते हैं, तो इतना मतलब एक अलग ही एहसास होता है कि आप उस पर्सन से बात करो जिसने ये चीज़ जिसने ये घटना अपनी आंखों से देखी हुई है। तो उस वक्त आपको लगता है कि अभी क्या करा जाए, एक तरफ इनका इशू है, एक तरफ ये जो है अपनी बात बता रहे हैं कि और मैं इनसे पूछूं जलियांवाला बाग में उस वक्त क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। हालांकि जलियांवाला बाग जो भी है ये सब स्कूल में ही पढ़ा था, हिस्ट्री में पढ़ा था, उसके बाद तो कभी ऐसे कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया इस चीज़ पर। लेकिन जब उन्होंने मुझे बोला तो आई वाज लाइक कि वाओ, मतलब जलियांवाला बाग में के बारे में वो घटना सामने आई है, वो सीन सामने आया है, कैसा हुआ होगा उस वक्त, क्या हुआ होगा। फिर भी एज अ थेरेपिस्ट ये हमारी मॉरल ड्यूटी होती है कि जो क्लाइंट का इशू है हम उसी इशू पर स्टिक रहें, ना कि हम इधर उधर अपनी क्यूरियोसिटी के लिए उनसे क्वेश्चन पूछें। तो खैर ये जलियांवाला खुला, लेकिन फिर भी मेरे माइंड में वही था कि नहीं, इनको इनके फादर का जो इनका इशू है ये लाइफ टाइम खुला है, तो कुछ ना कुछ तो कनेक्शन होगा इनके फादर के साथ। तो उसके बाद मैंने उनको बोला कि आप पीछे की तरफ जाइए अपने घर के सीन में। तो जैसे ही वो अपने घर के सीन में गए तो वो जिस रूम में खड़े थे उन्होंने वहाँ मुझे बोला कि मैम मुझे यहाँ पर कैलेंडर दिखाई दे रहा है कमरे में लटका हुआ। तो अब ये जो चीज़ है, कैलेंडर किसी ने, मतलब आज तक मैं इतने 250 से 300 मतलब इतने सारे ऑडियो कॉल पर रिग्रेशन कर चुकी हूँ और भी एक्स्ट्रा जो वैसे भी सेशन कर चुकी हूँ, लेकिन आज तक अभी तक एक भी ऐसा क्लाइंट नहीं है जिसने कभी मुझे ऐसे बोला हो कि मुझे अपने सामने कैलेंडर दिखाई दे रहा है। तो मैंने कहा कि कैलेंडर दिख रहा है, तो मैंने कहा रीड करो कैलेंडर, क्या डेट है, कौन सा ईयर है, कौन सा मंथ है। तो उन्होंने बहुत ही क्लैरिटी के साथ वो डेट को रीड करा, 13 अप्रैल 1920। तो ये जो डेट उन्होंने बताई तो मैं फिर से बहुत सरप्राइज़ होगी, क्योंकि जब हम किसी को बोलते हैं कि जैसे डेथ सीन पर हम अक्सर कहते हैं कि ये देखो कौन सी ईयर में आपकी डेथ हुई है, तो लोग बहुत सोच कर के, मतलब उनको इतना ईजिली इस इन्फॉर्मेशन को नहीं ले पाते हैं, कुछ टेंटेटिव बताते हैं। लेकिन कोई मतलब ईयर भी बता रहा है,
मंथ भी बता रहा है, डेट भी बता रहा है, मतलब 13 अप्रैल। ये तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग था। तो रियली मैं इस कनेक्शन को देखना चाहती थी कि जलियांवाला बाग और इन्होंने जो डेट बोला है इनका आपस में क्या कनेक्शन है। तो इसलिए मैंने उनको एक इंस्ट्रक्शन दिया कि आप अपने फैमिली मेम्बर्स को देखो। तो जब तक वो अपनी फैमिली मेम्बर्स को रिकॉग्नाइज़ कर रहे थे, क्योंकि हम ऑडियो कॉल पे ले रहे तो मोबाइल मेरे पास ही था, मैंने फटाफट गूगल पे ये डेट डाली और जलियांवाला बाग डाला और उसको क्लिक करा। तो मैं देखकर इतनी ज़्यादा सरप्राइज़ हो गई और तब एक्चुअली मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, क्योंकि एग्जैक्टली यही डेट थी और सिर्फ 1 ईयर का डिफरेंस था। मतलब 1919 उन्होंने 1920 बोला था और उसमें 1919 था, सिर्फ 1 ईयर का डिफरेंस था। तो इतना माइन्यूट डिफरेंस तो मतलब चलता है। अदरवाइज़ कई बार तो ऐसा होता है कि 10-20 साल का भी आगे पीछे हो सकता है, टेंटेटिव डेट पता चलती है, लेकिन यहाँ तो उन्होंने बहुत ही क्लैरिटी के साथ एग्जैक्ट वही डेट बोल दी थी। मतलब 13 भी सेम, अप्रैल भी सेम और 19 बस उन्होंने 20 बोला और गूगल पे 1919 था। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि क्यों कोई पर्सन बहुत एग्जैक्ट डिटेल दे देता है, स्पेशली डेट्स की, प्लेस की, और कुछ लोग नहीं दे पाते क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। ट्रस्ट होता है और पिछले के जन्मों में किसी ने अपनी क्या क्या स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करी है, उनकी जो भी साधना है उसका भी हमारे माइंड के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो इस वजह से, लेकिन इन्होंने जिस एक्यूरेसी के साथ बताया, ऐसे केसेस बहुत कम होते हैं, बहुत रेयर होते हैं। और ठीक इसी तरह से कोई पर्सन को कुछ भी ना पता चले, ये भी ऐसे केसेस भी बहुत कम होते हैं। यूजुअली जो 70-80% लोग होते हैं उनको अपनी टेंटेटिव इंसिडेंट पता चल जाते हैं कि उस जीवन में क्या हुआ था, किस तरह के इंसिडेंट थे, किस तरह के इमोशंस थे, ये सब पता चल जाता है। तो हालांकि जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी है, इसका जो मकसद वेरिफिकेशन नहीं है कि हर चीज़ अगर हम थेरेपी कर रहे हैं तो उस पर्सन की हर एक चीज़ गूगल से वेरीफाई होनी चाहिए। लेकिन इस थेरेपी का मकसद ये होता है कि उस वक्त जब इंसान अपनी पास्ट लाइफ देख रहा होता है तो उसके अंदर बहुत सारे इमोशंस होते हैं, जो इमोशन फ्लो हो रहे होते हैं, रिलीज़ हो रहे होते हैं। अगर वो पर्सन प्रॉपर इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे हैं, ठीक है ना, तो अगर कोई इंस्ट्रक्शन प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं तो सेशन में उनके बहुत सारे इमोशंस ऊपर आते हैं, बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग आती है जिससे उन्हें रिलीफ मिलता है। साथ में अगर हम उस थेरेपी के टाइम में और भी कुछ टूल टेक्निक यूज़ करते हैं एनर्जी हीलिंग के, तो भी काफ़ी कुछ वो अपने अंदर से रिलीज़ करते हैं। और सेशन के बाद जब काउंसलिंग होती है तो काउंसलिंग का भी बहुत इफेक्ट पड़ता है अगर उस पर्सन को ट्रस्ट है इस प्रोसेस में। कुछ लोग तो बस ऐसे टेस्ट करने के वे में कराते हैं तो इसलिए उनको कोई भी ऐसे इफेक्ट नहीं मिलता है, लेकिन अगर उन्हें प्रोसेस में ट्रस्ट है तो डेफिनेटली उनको इस थेरेपी से काफ़ी रिलीफ मिलता है। तो जब ये अपने फैमिली मेम्बर्स को देख रहे थे तो उसमें से कई लोगों को ये रिकॉग्नाइज़ कर पाए, और जब मैंने उनको और आगे बढ़ाया तो इनको पता चला कि ये एक्चुअल में उस जन्म में एक फ्रीडम फाइटर थे, जो कि छुप करके सब उनका एक फ्रेंड्स का ग्रुप था और ये लोग छुप कर पूरा प्लानिंग किया करते थे कि क्या करेंगे, कैसे करेंगे, किस तरह से इंडिपेंडेंस का जो मूवमेंट था वो सब कैसे करेंगे, ये सब उनका प्लानिंग चलता था। इनके फैमिली मेम्बर्स इनको मना करते थे, ये सब मत कर, तू अपना काम कर, लेकिन ये किसी की नहीं सुनते थे, क्योंकि कहते हैं ना वो देशभक्ति उसका बस, जो कहते हैं कि उस समय तो वैसे भी वो टाइम ऐसा था कि जितने भी जो लड़के थे उन सबको देशभक्ति का बहुत जज्बा था और सभी लोग इस तरह से इन्वॉल्व थे मोस्टली। तो इनके दोस्तों में एक दोस्त था जो अक्सर इनसे मिलने आया करता था। तो जब वो दोस्त सामने आया, इनके ठीक जैसे उसका चेहरा सामने आया, ये इतने सरप्राइज़ हो गए और उन्होंने बोला, मैम ये जो दोस्त है ना मैम, यही मेरे पापा हैं इस जन्म में। तुरंत रिकॉग्नाइज़ कर लिया, मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का भी उन्होंने टाइम नहीं लिया। और ये बड़ा ही, इसीलिए PLR में ये जो एक्सपीरियंस होता है ना, बड़ा ही डिवाइन होता है। जब आपके जो प्रेजेंट लाइफ के जो फैमिली मेम्बर्स हैं, आप उनको अपनी आंखों के सामने देख रहे हो और उनका चेहरा अलग है सब कुछ, लेकिन झलक पूरी आ जाती है। मतलब आपकी आत्मा अंदर से जानती है कि ये पर्सन ना यही है। आप भी बिल्कुल अलग दिखते हो लेकिन आप भी अपने आप को पहचानते हो, हाँ कि ये मैं ही हूँ। तो उन्होंने बोला कि मैम ये जो मेरे फ्रेंड है ना, यही मेरे पापा हैं। तो ये जो फ्रेंड था ये उनको हमेशा बोलता था, ये भी बाकी फैमिली मेम्बर्स की तरह, कि यार ये तू मत कर, इन चक्करों में मत पड़, क्योंकि मैंने अभी आर्मी ज्वाइन कर लिया है, ब्रिटिश आर्मी को मैंने ज्वाइन कर लिया है, और कल को कुछ हो गया तो फिर तू मुझे मत बोलना, क्योंकि ये एरिया मेरे अंडर में आता है, तो अगर कुछ भी तूने कुछ करा तो मैं ही तुझे पकड़ के लेके जाऊँगा।
तो उसने कहा ठीक है, तुझे जो करना है तो कर लियो, ऐसे करके उन्होंने ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया। तो इनके दोस्त ने उनको समझाया, लेकिन उन्होंने इनकी बात नहीं मानी और ये अपना जो इनका चलता था प्लानिंग और वो सब करते थे। तो एक दिन पुलिस ने छापा मारा और इनके दोस्तों को सबको पकड़ा गया और यही वो फ्रेंड था। और फ्रेंड ने भी इनको हथकड़ी बांधी और लेकर के इनको जेल में लेके जा रहे थे। तो जब वो हथकड़ी बांध के जब जेल में लेके जा रहे थे, तो उस मोमेंट मैंने उनको पूछा कि आपको क्या लग रहा है इस मोमेंट, आपको बुरा लग रहा है कि आपका अपना सगा दोस्त है, इतना अच्छा दोस्त है आपका, और आपको लेके जा रहा है? तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं मैम, मुझे तो कुछ भी बुरा नहीं लग रहा, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी कर रहा है और मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। एंड ही वॉज कम्प्लीटली न्यूट्रल। अब ये वो राइट टाइम था जहाँ पे मैं उनको एक राइट सजेशन दे सकती थी, और वहाँ मैं उनको बोला तो आप आज क्यों बुरा महसूस कर रहे हैं? आज भी तो वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो इसे अपनी ड्यूटी ही मान रहे हैं। भले आपको नहीं लग रहा है, लेकिन वो अपने मन में ड्यूटी मान रहे हैं कि मेरे भाई ने मुझे बोला है तो पहले मेरी ड्यूटी मेरे भाई के लिए है और अब मेरे बच्चे सेकंड नंबर पर आते हैं। खैर, इस जेल के सीन के बाद वो जेल में कुछ टाइम तक रहते हैं और फिर जैसे उस ज़माने के सारे देशभक्त हुआ करते थे, क्रांतिकारी हुआ करते थे, ये वहाँ से जेल से भाग लिए और भागने के बाद फिर से मूवमेंट्स में लग गए, फिर से प्लानिंग में लग गए। फिर ये जलियांवाला हत्याकांड हो गया जहाँ पर इनकी डेथ हो गई, इनकी फैमिली की, इनके साथ इनकी वाइफ भी थी, इनके बच्चे भी थे, उनकी भी डेथ हो गई। तो वो मोमेंट था कि जब उनका लास्ट डेथ सीन था तो उनके मन में एक पछतावा था। ये मैंने इतना देखा है ना, जितने भी जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, ऐसे बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स हैं जिनका मैंने रिग्रेशन, मतलब जो पास्ट लाइफ में फ्रीडम फाइटर्स थे उनका रिग्रेशन करा था, या ऐसे लोग जो आर्मी में थे, या ऐसे लोग जो किसी वॉर में जिनकी डेथ हुई है, तो वो पूरी लाइफ तो उनकी बहुत अच्छी जाती है, मतलब जहाँ बहुत देशभक्ति है, सब कुछ है, पर जहाँ डेथ का सीन आता है वहाँ डेथ के टाइम में एक मन में उनके रहता है कि फैमिली को टाइम नहीं दिया, एक फैमिली लाइफ एंजॉय नहीं करी, वो एक अधूरी इच्छा वहाँ पर बाहर निकल कर आती है। तो फाइनली इसी दुख के साथ उनकी डेथ हुई। तो फ्रेंड्स, जीवन की गुत्थी जो है बहुत मुश्किल है समझना, और स्पेशली जितने भी हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं उनका जो बिहेवियर होता है वो तकरीबन 60 to 70% और उन पास्ट लाइफ की जो हमारा उनके साथ जो कार्मिक अकाउंट था, जो हमारे उनके संग पास्ट लाइफ के इमोशन थे, उस पर बेस्ड रहता है रादर देन दी करंट रिलेशनशिप। हमारा सबकॉन्शियस रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है कि अब रिश्ता बदल चुका है, अब चीज़ें बदल चुकी हैं। हम आज भी वैसे ही रिएक्ट करते हैं जैसे हम पहले किया करते थे, या पिछले के पुराने जन्मों में जो हमारा रिएक्ट करने का वे था, आज भी हम वैसे ही रिएक्ट करते हैं सबकॉन्शियसली। तो बात यह है कि अब हम इस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं। हमें नहीं पता कि हमारे जो रिलेटिव्स हैं वो आज के समय में क्यों हमें फेवर करते हैं, क्यों हमें फेवर नहीं कर रहे हैं, लेकिन पर्सन को हर हाल में अपने ऊपर डिपेंड होना चाहिए रादर देन अपने फैमिली मेम्बर्स के ऊपर, और कोशिश करना चाहिए कि किसी भी तरह वो अपनी क्राइसिस से बाहर निकल कर आए अपने एफर्ट्स से। और यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे सच बात तो ये है कि यहाँ पे कोई किसी का सगा रिश्तेदार नहीं है। दो ही सोल कभी एकदम ब्लड रिलेशनशिप में आती है, दो ही सोल ऐसी होती हैं जो कभी बहुत दूर के रिश्तेदार बनते हैं। तो यहाँ पे सब एक दूसरे को एक लेसन सिखाने के लिए आए हुए हैं, पर हम लोग जो भी हमारी करंट रिलेशनशिप है उसमें स्टक होकर, उसकी एक्सपेक्टेशन में स्टक होकर के फिर हम लोग दुखी हो जाते हैं। तो ये जो क्लाइंट है इनको अपनी मनी की एनर्जी पर वर्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि जितना हम कुंठित रहेंगे, जितना ज़्यादा हम नाराज़ रहेंगे, जितने ज़्यादा हम दुखी रहेंगे, पैसा हमसे उतना ही दूर भागता है। और जितना हम अपने उन लोगों को जिन्होंने हमारे साथ बहुत गलत करा है, और मतलब जहाँ हमारी उम्मीद होती है, जहाँ हम दूसरी फैमिलीज़ में देखते हैं कि यस ये पर्सन इनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम भी एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई पर्सन हमको सपोर्ट करे। लेकिन जब वो सपोर्ट नहीं मिलता तो यूजुअली हर इंसान की एक नेचुरल नेचर होती है कि वो दुखी हो जाते हैं। तो वहाँ पर हमें दुखी नहीं होना है और उनको फॉरगिव करके अपने सेल्फ एफर्ट्स लेने हैं, अपने ऊपर वर्क करना है, अपनी स्किल्स बढ़ानी है, अपने लिए सेल्फ हीलिंग करना चाहिए, अपने इमोशंस को बैलेंस करना चाहिए। और एक बार अगर आपके इमोशंस बैलेंस हो गए, आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में नेचुरल मनी का फ्लो बढ़ना शुरू हो जाएगा। पर जितना आप नाराज़ रहोगे, जितना आप परेशान रहोगे, पैसा उतना दूर भागता है। तो जो भी सेल्फ हीलिंग है, सेल्फ हीलिंग में सबसे पहले नंबर 1 जो सेल्फ हीलिंग का फर्स्ट स्टेप है वो है एक्सेप्टेंस। और एक्सेप्टेंस किस चीज़ की? अपनी प्रॉब्लम की। तो सबसे पहले आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप उसको एक्सेप्ट करिए, उससे भागिए मत। आप जितना भागेंगे आपकी प्रॉब्लम उतना ही आपके पीछे पड़ी रहेगी और आप अपने उतने ईयर्स वेस्ट कर लेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्ट योर
प्रॉब्लम, अब वो चाहे कुछ भी हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, वो इमोशनल प्रॉब्लम हो, कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, यू नीड टू एक्सेप्ट योर प्रॉब्लम. दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ सेल्फ हीलिंग. नंबर 2 जो स्टेप आता है वो स्टेप आता है कि अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए अब आप अपने या तो स्किल डेवलप करिए, ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसे कोर्स ज्वाइन करिए, और या फिर आप अपने आप को इमोशनली बैलेंस करें, यानी कि अपनी सेल्फ हीलिंग करें. क्योंकि एक बार जब आपके इमोशंस बैलेंस हो जाएंगे तब आप नेचुरली एफर्ट्स भी लोगे और अपने स्किल्स पर ज़्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं. इसलिए इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है. और इन्वेस्टमेंट हमें किस पे सबसे पहले करना चाहिए? नंबर 1 अपनी स्किल्स इंप्रूव करने के लिए, जो भी हम वर्क करना चाहते हैं, और नंबर 2 अपनी सेल्फ हीलिंग पर. अगर हम इन दोनों एरियाज़ पर इन्वेस्ट करते हैं तो आने वाले समय में हम हर तरह से अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करते हैं. एक बार अगर आपकी इमोशन बैलेंस हो गए तो आप जीवन में वो सब कुछ पा सकते हो जो भी आप पाना चाहते हो. तो डियर फ्रेंड्स, जितना हो सके अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाएं. और एक बार अगर आपने अपने आप को इंडिपेंडेंट बना लिया तो वही लोग जो आपको सपोर्ट नहीं करते, वही लोग आपको सपोर्ट करने आ जाएंगे. क्योंकि ये दुनिया का, ये जीवन का फैक्ट है कि लोग उसी की हेल्प करते हैं जो अपनी हेल्प खुद कर सकता है. तो इसी लाइफ लेसन के साथ कि हम सभी को अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट बनना है, चाहे वो फाइनेंस का एरिया हो, चाहे वो रिलेशनशिप का एरिया हो. यही 2 एरिया सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं. तो हमें उस स्टेज पर आना है जहाँ हमें ना किसी से पैसे मांगने की ज़रूरत हो और ना प्यार मांगने की ज़रूरत हो. हमें खुद ही सोर्स होना चाहिए. हमारे खुद के ऐसे कर्म होने चाहिए कि प्यार भी हमें खुद अपने आप आकर के मिले और पैसा भी. माँ लक्ष्मी से मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस दिवाली पर आप सभी के घर में खूब धन की वर्षा हो. और राधा रानी से प्रार्थना करती हूँ कि धन के साथ सद्बुद्धि मिलना भी बहुत ज़रूरी है. और आप सभी को खूब सारी सद्बुद्धि मिले, धन मिले, अध्यात्म का सुख मिले. इन सभी सुखों को भोगते हुए आप जीवन में आगे बढ़ें. नमस्ते.